नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 29 जुलाई के द हिंदू, डाउन टू अर्थ और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स। सो लेट्स सी टॉपिक क्या है हमारे आज के। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। ये आपका जनरल, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ये आपका जनरल स्टडीज 2 में आ जाएगा, ठीक है, विच इज योर इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। देखते हैं। सो अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव्स के बारे में गाइस, सो कोऑपरेटिव्स आर वॉलेंट्री। ये फोर्सली नहीं किए जाते। दीज आर व्हाट विच कम्स आउट टू बी वॉलेंट्री, ठीक है, and they are democratic as well and autonomous organizations controlled by their members who actively participate in its policies and decision making process. Now 1947 के बाद से बात करूं मैं अगर, so the first 5-year plan जो कि 1951 to 56 चला था, इसमें एक चीज एम्फेसिस की गई थी कि the adoption of cooperatives to cover various aspects of community development। मतलब कि फर्स्ट 5-year प्लान में आफ्टर 1947 इस चीज को कहा गया था कि there shall be a cooperatives which would be managed by its members, ठीक है। Now 97th amendment of 2011, इसमें यह चीज इंसर्ट की गई थी कि आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये क्या है, दिस इज योर डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ मैं अगर बात करूं डीपीएसपी के बारे में, सो 43B जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, सो हम लोगों को पता है कि डीपीएसपी जो है दे आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि they cannot be enforced by court of law, ठीक है। मतलब कि यहां पे कोई भी कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। बेशक से स्टेट को यहां पे अप्लाई करना चाहिए, बट वंस अगेन DPSP is just what it is, the just recommendation कि ऐसा स्टेट को करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्टेट उसको करे ही, हाँ, लेकिन स्टेट को ऐसा करना चाहिए in order to achieve what, in order to achieve the welfare state, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए डीपीएसपी को यहां पे इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ वंस अगेन, अगर इसका कोई उल्लंघन करे, मतलब कि अगर इसका कोई वायलेशन करे, सो उसके लिए यहां पे कोई प्रोविजंस नहीं है, मतलब कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, दे आर नॉन एनफोर्सेबल। सो नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है। और अगर मैं एक ड्रॉबैक की बात करूं, सो जो बड़े बड़े विद्वान हैं और उन्होंने भी ये चीज कही है, और जो इस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरह से जो डीपीएसपी है ना, वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसी के साथ साथ ड्यू टू द नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन एनफोर्सिबिलिटी, दिस इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी पीपल कि इसको ऐसा बनाया जाए कि दिस शुड बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ लॉ, मतलब कि इसको कानून के अंदर इसको लाया जाए ताकि जो वेलफेयर स्टेट है इसको अच्छे से अचीव किया जा सके, ठीक है। क्लियर है। सो दो चीजें, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे देखते हैं।
So as per the article 43B, states shall endeavor, देखा state shall, must नहीं है, यहां पे should नहीं है, it's shall, मतलब कि it may और may not. So states shall endeavor, मतलब कि shall do effort, shall put effort to promote voluntary formation of autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. क्या मतलब हुआ कि स्टेट को यहां पे प्रोविजंस लाने चाहिए सो दैट यहां पे कोऑपरेटिव्स का फॉर्मेशन हो सके और यहां पे जो वेलफेयर स्टेट है उसको अचीव किया जा सके. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये क्या होते हैं? सो पहली बात, ये रेगुलेट होते हैं बाय मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 2002. पहली चीज. दूसरी चीज, ये जो होते हैं ना, दीज आर द सोसाइटीज दैट हैव ऑपरेशंस इन मोर देन वन स्टेट, मतलब कि इट्स लाइक कि एक से ज्यादा स्टेट में दे कैन बी ऑपरेटिव. ठीक है. नाउ Part 9B of the Indian Constitution also inserts the 97th Amendment, जहां पे लिखा है कि it is applicable only for the multi-state cooperative societies as per the Supreme Court verdict, as states have the jurisdiction to legislative over state cooperative societies. मतलब कि जो यहां पे जुरिस्डिक्शन का जो परव्यू है, ठीक है, वो यहां पे स्टेट को दिया गया है और कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव यहां पे अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन आ सकता है. ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. यहां पे बात हो रही है अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी. सो ध्यान दीजिएगा कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है. सो ऐसी कोई भी इकोनॉमी, पहली बात तो ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी. नाउ कोई भी ऐसा रिसोर्स जहां पे हम लोग उसको बनाएं, यूज करें और रिसाइकल करें. क्या मतलब हुआ? वी विल मेक, वी विल यूज एंड वी विल रिसाइकल एंड वंस अगेन वी विल मेक. सो देख रहे हैं ये जो साइकिल है ना, ये इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी. क्लियर? इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी. ठीक है. नाउ इट वॉज लॉन्च्ड on the sidelines of 4th G20 Environment and Climate Summit. ठीक है, जिसको कहते हैं ECSWG and Environment and Climate Ministers Meeting in Chennai. So मद्रास में ये चीज हुई थी. Now ECSWG meets to discuss the pressing environmental issues and promote global collaboration towards a sustainable and resilient future. ठीक है, कैसे हम रिसोर्सेस को कम यूज करके उसको रिसाइकल कर सकें फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, उसके लिए यहां पे बात की जा रही है. क्लियर? नाउ 39 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस फ्रॉम सेक्टर्स सच एज स्टील, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब एक तरफ आए और उन्होंने इस चीज पे बात करना शुरू किया कि हाउ दे कैन minimize the resources and its use and they can multiply the recycling process. ठीक है, और उन्होंने यहां पे एक तरह से प्लेज भी लिया to adopt the resource efficiency. ठीक है, resource efficiency and circular economy principle. और उन्होंने एड्रेस किया कि कैसे by the help of circular economy we can reduce the environmental damage, because the more we use the more we reduce. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग जितना रिसाइकल चीजों को यूज करेंगे
उतना ज्यादा हम यहाँ पे एनवायरमेंटल को कम डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, सो जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस यहाँ पे देखे जा रहे हैं, फ्रॉम द वेस्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स, ई वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अबाउट roads which are being used which are being made by the plastics। ठीक है, सो प्लास्टिक्स को यहाँ पे यूज करके रोड्स में यूज किया जाता है। इवन जो रेलवे ट्रैक्स भी होते हैं ना, उनमें ना स्लीपर्स होते हैं, जैसे कि ये ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे ना स्लीपर्स बने होते हैं रेलवे ट्रैक्स में, आप लोगों ने देखा होगा। सो ये क्या है, इनमें जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो होता है सीमेंट, बट इसी के साथ साथ उसको और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि जब ट्रेन चलती है ना ट्रैक पे, सो दीज स्लीपर्स बेंड। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा ट्रैक को, सो जब भी ट्रेन चलती है इसके ऊपर, सो दीज स्लीपर्स एक्चुअली बेंड। सो अगर मैं इसका साइड व्यू ड्रॉ करूं, दिस इज अ साइड व्यू ऑफ अ स्लीपर। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक होती है, इनके ऊपर ये ट्रैक्स हैं। ठीक है, सो दे बेंड फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, ये बेंडिंग क्यों होती है, दिस इज ड्यू टू दी फ्लेक्सिबिलिटी। और वो कैसे आती है, बाय दी प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स को यूज किया जाता है इन स्लीपर्स। कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि दिस इज बीइंग रिसाइकल्ड। ठीक है, प्लास्टिक को हम लोग ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, वी आर रिसाइकलिंग इट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। सो ये रूल आया था टू कर्ब द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। हम लोग ई गैजेट्स ले तो लेते हैं, लेकिन उसको यूज करने के बाद उसको डिस्पोज कैसे किया जाए वो पता नहीं होता है ना। हम लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे जंक यार्ड्स में बड़े बड़े कंप्यूटर, सीपीयू ऐसे ही फेंके होते हैं वहां पर। सो वहां पे एक तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है। ठीक है, सो कैसे हम लोग ई वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे बात की जा रही है। इसी के साथ साथ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अमेंडमेंट रूल ऑफ 2022, यहां पे लिखा गया है कि इट एस्टैब्लिशेस द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी, ईपीआर इसको कहते हैं, बहुत फेमस है ये चीज, विच इज ईपीआर। ये क्या होती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी यहाँ पे चीजों को बना रहा है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि वो कैसे एट द एंड उसको रिसाइकल कर सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि इट एस्टैब्लिशेस द गाइडलाइंस। ईपीआर इज एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी जो कि बनाती है बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल। मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक टॉय है, ठीक है, ये टॉय है, जैसे कि क्या बनाऊं, जैसे कि ये टॉय लेते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे कि ये टॉय है, ठीक है, टॉय है ये। सो इसको एट द एंड, मतलब कि इसके लाइफ टाइम तक, इसका जब एंड हो जाएगा, मतलब कि व्हेन दिस विल बी ब्रोकन, सो इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, सो डिस्पोजिशन तक की जो जर्नी है, ये सब की सब आती है बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, और अंडर दिस 2.6 मिलियन टन्स of worth of EPR certificates had been generated by plastic waste processors। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस इनिशिएटिव है इंडिया का, सो द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 वर्जन जो इसका आया है, उसने फोकस किया है टू सेग्रीगेट द गार्बेज, मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रिक वेस्ट है, कौन सा लिक्विड वेस्ट है, कौन सा ड्राई वेस्ट है। सो सेग्रीगेशन की बात यहां पे की जा रही है बाय दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ठीक है। और यहां पे 3R की बात भी की जा रही है। क्या होते हैं वो होते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। और इन सब का जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो होता है बाय द म्युनिसिपल बॉडीज, ठीक है। जो इंप्लीमेंटिंग बॉडीज होती हैं दे आर दी म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का अबाउट द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2022। सो ये आपका जीएस पेपर 3 में आ जाएगा, विच इज साइंस एंड टेक, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो ये रिपोर्ट कौन बनाता है? ये रिपोर्ट बनाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नाउ एज पर दिस रिपोर्ट एशिया जो है, एशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर्स प्रोन रीजन। सो ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है कि एशिया जो है दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोन डिजास्टर रीजन, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल कैलामिटीज देखी जाती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सो वन ऑफ द सीरीज ऑफ द WMO रीजनल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट्स, ये कहा गया था कि जो मीटिंग भी हुई थी इसकी बाय द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक्स विच इज ESCAP ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं UN ESCAP के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, ठीक है, जो कि फाउंड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1947। और ये एक तरह का वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट परकाचिक ग्लेशियर इन लद्दाख। तो परकाचिक ग्लेशियर जो परकाचिक ग्लेशियर है, ये परकाचिक ग्लेशियर आपका लद्दाख में है और टॉपिक आपका आता है ये जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 परकाचिक ग्लेशियर। नाउ यहां पे देखा गया है कि द सरफेस आइस वेलोसिटी की बात करूं मैं, अगर एक आइस की ना वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। सो द सरफेस आइस वेलोसिटी ऑफ द ग्लेशियर showing a reduction about 28% in the lower ablation zone। अब ये एब्लेशन जोन क्या होता है देखते हैं। सो एब्लेशन जोन या फिर इसको एब्लेशन एरिया भी कहा जाता है। सो दिस रेफर्स टू द लो ऑल्टीट्यूड एरिया ऑफ ग्लेशियर और आइस बिलो शीट, ठीक है, बिलो शीट फर्म विद अ नेट लॉस इन आइस मास ड्यू टू मेल्टिंग, sublimation, evaporation, ice calving, alien processes like blowing snow, avalanche and any other ablation। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी लो वाले हाइट के रीजन में जो भी वहां पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो भी वहां, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है ये रीजन, इस रीजन में जो भी यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे ना, जो मेल्ट हो रहे होंगे, सो यहाँ पे जो नेट लॉस है मेल्टिंग का, ठीक है, उसको कहा गया है यहाँ पे एब्लेशन, और इस एरिया को कहते हैं एब्लेशन एरिया या फिर एब्लेशन जोन, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इफ द ग्लेशियर कंटिन्यूज टू रिट्रीट, मतलब कि अगर ग्लेशियर्स ऐसे ही इसी रेट पे, इसी पेस पे अगर मेल्ट होते रहे, सो एट अ सिमिलर रेट द स्टडी प्रेडिक्ट्स दैट 3 लेक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस may form due to subglacial over deepening, ठीक है। सो यहाँ पे दो मेन रीजन बताए जा रहे हैं फॉर रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। फर्स्ट इज द मोस्ट फेमस विच इज ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन द रीजन। दूसरा है एट अ लोअर एल्टीट्यूड अदर देन द ग्लेशियर्स इन द जास्कर रीजन, ठीक है। नाउ मैं अगर बात करूं पराचिक ग्लेशियर के बारे में, सो पराचिक ग्लेशियर के बारे में बताऊं, सो ये एक माउंटेन ग्लेशियर है इन कारगिल रीजन में, जो कि लद्दाख में है। ये एक ग्लेशियर है और ये एक तरह से इट इज अ मास ऑफ एन आइस विच मूव्स स्लोली डाउन द ननकन स्लोप्स, ठीक है। दिस आइस मास फॉल्स फाइनली इनटू द सुरु रिवर। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द सुरु रिवर। अगर क्वेश्चन में आए विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द सुरु रिवर, दैट इज द पराचिक ग्लेशियर, ठीक है। जो पराचिक ग्लेशियर है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द सुरु रिवर। नाउ विच कवर्स ऑलमोस्ट एन एरिया ऑफ 53 स्क्वायर किलोमीटर एंड इज 14 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। अगर बात करूं सुरु रिवर की, so the Suru river is a valley and it is a part of Zaskar, southern Zaskar ranges in the western Himalayas। Most important point, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है about सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, आत्मनिर्भर भारत फंड। देखते हैं। सो अगर बात करूं इस टॉपिक के बारे में, सो ये आपका जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सो एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज, द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड 50,000 करोड़ इक्विटी infusion for MSME sector, ठीक है, थ्रू अ फंड ऑफ फंड्स। नाउ ये फंड ऑफ फंड्स क्या है? इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। नाउ दिस इनिशिएटिव, ये जो फंड है,
This will aim to provide equity funding to viable and promising MSME to help them grow and become a larger unit of economy. क्या मतलब हुआ? जो ये फंड है, ये फंड पहली बात यूज कौन करेगा? This will be used by the MSME sectors. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि this fund will give a leverage, will give a boost to MSME sectors so that they can grow ahead and they can capture a big market. ठीक है? Now, अगर मैं बात करूं इस SRI फंड के बारे में, सो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इस्टेब्लिश ही किया गया था ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, सो दैट जो 10,000 करोड़ जो रुपीस 10,000 करोड़ की जो यहाँ पे फंड है, इसको कंट्रीब्यूट किया जा सके और इसको यहाँ पे इन्फ्यूज किया जा सके. ठीक है, ताकि जितने भी MSME सेक्टर्स हैं उनमें ग्रोथ हो. ठीक है, ओके. नाउ यहां पे अगर मैं इस फंड के बारे में बात करूं, सो यहां पे ये फंड पहली बात कंट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय टू थिंग्स. पहला है यहां पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे रुपीस 10,000 करोड़ का इन्फ्यूजन कर रही है. दूसरी तरह यहां पे रुपीस 40,000 करोड़ का इन्फ्यूजन कर रहा है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स. सो VCFs एंड प्राइवेट इक्विटीज यहां पे दोनों मिलके यहां पे 50-50% के शेयर पे दोनों यहां पे कैपिटल को इन्फ्यूज कर रहे हैं, ताकि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके यहां पे MSME सेक्टर्स को एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ लेके जाया जा सके और वहां पे इसको मार्केट कैप्चर का मौका दिया जा सके. ठीक है, बेसिकली यहाँ पे MSME की बात हो रही है, विच इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. इस सेक्टर को कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है, उसके लिए फंड बनाया गया है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क. ये आ जाएगा GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी. ठीक है, देखते हैं टॉपिक के बारे में. ठीक है, देखते हैं. सो द कोलंबस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो CSC है, विच इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क. सो बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव है यहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए बनाया गया है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके. नाउ इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं? मेंबर यहाँ पे हैं आपके इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, और रिसेंटली मॉरिशियस ने भी इसको अभी तक ज्वाइन किया है. मॉरिशियस इज द 4th मेंबर हियर. एंड बांग्लादेश एंड सेशल, बांग्लादेश और सेशल ने यहां पे एज अ ग्रुप ज्वाइन किया है, बट दे आर एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स. ठीक है, दे आर दी ऑब्जर्वर्स ओनली. सो पहली चीज, ये ऐसा क्यों हो रहा है? CSC का क्या मतलब है? सो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मतलब ये है कि दिस विल एंश्योर इंडियन ओशियन रीजन एनवायरमेंट. ठीक है, इंडियन ओशन का जो भी यहाँ पे रीजन है उसको कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाए, कैसे यहाँ पे ट्रेड अच्छे से हो सके, कैसे यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी लाया जाए, पीस एंड स्टेबिलिटी. सो इन सब की बात यहाँ पे की जा रही है. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. CSC का जो मेन फोकस है ना गाइस, वो मेन फोकस है अबाउट 5 थिंग्स. पहला है आपका, फर्स्ट इज योर अबाउट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. हम लोग जानते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन द पायरेसी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मैरीन थ्रेट्स जो कि हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा. सो उन सबको यहाँ पे टैकल करने के लिए ये CSC आया है. ठीक है,
नाउ दूसरा चीज, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि कैसे हम लोग मैरीटाइम डोमेन में एक सेफ एंड सिक्योर पैसेज को एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए यहां पे वी नीड टू वर्क अपॉन दिस थिंग एज वेल। थर्ड पॉइंट कि कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। सो हाउ वी कैन कम्बैट अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम्स। और फोर्थ है साइबर सिक्योरिटी, हाउ साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ critical infrastructure and technology can be played over here, ये भी यहां पे कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर किसी भी कंट्री को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए ड्यूरिंग द डिजास्टर, सो वहां पे इसके लिए भी बात की गई है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को आज का पॉइंट और आज के टॉपिक सबको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है, गिव अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन स्टडिंग। जय हिंद एंड टेक केयर।